नमस्कार। स्वाध्याय श्रृंखला के नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करते हैं और कहानी को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आकाशदीप नामक कहानी इसी नाम के कहानी संग्रह की पहली कहानी है। आकाशदीप का प्रकाशन सन 1929 में हुआ था। इस कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले आइए इस कहानी के कथानक पर चर्चा करते हैं। कहानी में घटनाओं के क्रम और उनके संयोजन को कथानक कहा जाता है। आकाशदीप कहानी का कथानक संक्षिप्त है, इसमें अधिक घटनाएं नहीं हैं। इस कारण कथानक में अनावश्यक विस्तार भी नहीं है और कौतूहल, नाटकीयता, रोचकता, गतिशीलता जैसे गुण विद्यमान है। कथानक में ऐतिहासिकता की छाया अवश्य है, लेकिन इसके पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी के दूसरे तत्व पात्र चित्रण पर बात करें तो बुद्धगुप्त और चंपा कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इनके अलावा सेठ मणिभद्र, नाव का नायक, आदिवासी युवती जया आदि गौण पात्र हैं। चंपा प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐसा नारी पात्र है जो पाठक के मस्तिष्क में अपना प्रभाव छोड़ जाता है। चंपा गंगा नदी के तट पर स्थित चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। वो माता का देहांत होने के बाद अपने पिता के साथ सेठ मणिभद्र के जलयान पर ही रहती है और समुद्री यात्राएं करती है। उसके चरित्र में निडरता, बहादुरी, भावुकता, सेवा भावना, त्याग, सहनशीलता आदि गुण विद्यमान हैं। कहानी का नायक बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है जो परिस्थितियों के कारण जलदस्यु यानी समुद्री लुटेरा बन गया है। चंपा से प्रेम के कारण उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो समुद्री लुटेरे से एक कुशल व्यापारी बन जाता है। उसके चरित्र में हमें निर्भीकता, वीरता, पुरुषार्थ, देश प्रेम और आत्मसंयम जैसे गुण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं संवाद योजना की। इस कहानी की शुरुआत संवादों से ही होती है। प्रसाद जी एक कुशल नाटककार भी थे, इसलिए उनकी संवाद योजना बहुत सुंदर है। इस कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल हैं। संवादों में स्पष्टता, मार्मिकता, नाटकीयता जैसे गुण विद्यमान हैं। कहीं कहीं आवश्यकता के अनुसार लंबे संवादों का भी प्रयोग है, लेकिन उनमें उलझाव ना होकर सहज प्रवाह है। अगला तत्व है देश, काल और वातावरण। ये एक ऐतिहासिक कहानी है जो प्राचीन भारत और उसके आसपास के द्वीपों की पृष्ठभूमि पर रची गई है। उन दिनों भारतीय व्यापारी दूर दूर तक समुद्री यात्राएं करते थे और नए नए द्वीपों के निवासियों से भेंट करते थे। वे व्यापार के साथ साथ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते थे। आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया है जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए त्याग करने की प्रेरणा मिलती है और अपने परिवारजनों के प्रति स्नेह जागृत होता है। अगला तत्व है भाषा शैली। इस कहानी का कथानक ऐतिहासिक होने के कारण प्रसाद जी ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होने पर भी भाषा का प्रवाह कहीं पर बाधित होता हुआ नहीं दिखता, उसमें गति बनी रहती है। कहीं कहीं वातावरण का वर्णन करते समय प्रसाद जी की भाषा में काव्यात्मकता और आलंकारिकता भी देखने को मिलती है। अब चर्चा करते हैं कहानी के उद्देश्य पर। इस कहानी का उद्देश्य मानवीय भावनाओं का संघर्ष दिखाना और कर्तव्य परायणता का महत्व स्थापित करना है। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम भी करती है और उसे अपने पिता का हत्यारा मानकर उससे घृणा भी करती है। प्रेम में असफल होने पर चंपा और बुद्धगुप्त अपने अपने पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धगुप्त देश सेवा के लिए भारत लौट जाता है और चंपा आदिवासियों के बीच रहकर उनका दुख दर्द बांटती है। इस प्रकार दोनों अपना कर्तव्य निभाते हैं। कहानी हमें विषम परिस्थितियों में धीरज तथा बहादुरी से काम लेने की शिक्षा देती है और देश प्रेम, सेवा भावना, संवेदनशीलता, त्याग, अनुशासन, चारित्रिक पवित्रता जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आइए अब आकाशदीप कहानी के संबंध में कुछ आलोचकों के विचार जानते हैं।
डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी कहानी का इतिहास में लिखा है, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। इस कहानी में विसंवादी संवेदनाओं के संघर्ष से करुणा की जो चिनगारी निकलती है वो किसी भी सहृदय पाठक को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त है। कहानी का वातावरण पूर्णतः रूमानी साहसिक अभियान, कल्पना प्रसूत परिवेश और वैसे ही कल्पना लोक के प्राणियों से भरा हुआ है। कहानी पढ़ते समय पाठक एक दूसरी ही दुनिया में विचरण करता है। यदि चंद्रधर शर्मा गुलेरी केवल एक कहानी उसने कहा था को लेकर, प्रेमचंद एक कहानी कफन को लेकर साहित्य में अमर बने रह सकते हैं, तो प्रसाद आकाशदीप को लेकर हमेशा याद किए जा सकते हैं। आकाशदीप कहानी का उल्लेख करते हुए प्रसाद जी की कहानियों के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए विनय मोहन सिंह ने 20वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य में लिखा है, उनकी कालजयी कहानी आकाशदीप तो वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी की अप्रतिम कहानी है। संवादों से कहानी की शुरुआत का शिल्प हिंदी में पहली बार इसी कहानी में दिखाई पड़ता है। पूरी कहानी अपनी संरचना में नाट्य शिल्प को इस तरह समाहित कर लेती है कि दोनों के संयोग से हिंदी कहानी में कथा प्रविधि का एक अद्भुत रूप सामने आता है। इसके अतिरिक्त बिना रुक्ष या सपाट अथवा नीरस वर्णनात्मकता के ये कहानी भारत की सांस्कृतिक जड़ों की खोज में वहां जा पहुंचती है जहां तब भारतीय नाविक और व्यापारी ही पहुंचे होंगे। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली द्वीपों से हमारे सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध इसी प्रकार बने थे। नितांत व्यक्तिगत, अंतरंग तथा मानवीय संबंधों के कोमल तंतुओं से बुनी हुई ये कहानी अत्यंत सहजता से अपनी परिधि का विस्तार कर जातीय जड़ों की खोज करने वाली सांस्कृतिक संबंधों की कहानी बन जाती है। आकाशदीप कहानी गंभीर तथा व्यापक विश्लेषण की मांग करती है, जो अपने आप में एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। हिंदी में कफन के अध्ययन की तो अनेक विधियां विकसित की गई हैं, किंतु प्रसाद की आकाशदीप जैसी कहानियों को निकट से उसके पूरे प्रसंग तथा अर्थ गर्भत्व के साथ विश्लेषित करने की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं की गई। उससे हानि निश्चित रूप से हिंदी और हिंदी कहानी के पाठकों की ही हुई है और एक विशाल तथा समृद्ध कथा संसार को प्रायः उपेक्षित और अंधेरे में ही छोड़ दिया गया। आइए अब आकाशदीप कहानी का सार सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कहानी की शुरुआत समुद्र के दृश्य से होती है। समुद्र में मणिभद्र नामक एक सेठ का जहाज तैर रहा था और उस जहाज से रस्सी की सहायता से एक नाव बंधी हुई थी। उस नाव पर 2 कैदी बांध कर रखे गए थे। इनमें से एक युवती थी जिसका नाम चंपा था और एक युवक था जिसका नाम बुद्धगुप्त था। चंपा के पिता मणिभद्र के जहाज पर पहरेदार के तौर पर कार्य करते थे। बुद्धगुप्त ने, जो कि एक समुद्री डाकू था, अपने साथियों के साथ किसी दिन जहाज पर हमला किया था और जहाज को लूटने का प्रयास किया था। इस हमले में चंपा के पिता बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और मणिभद्र के सिपाहियों ने बुद्धगुप्त को पकड़कर कैद कर लिया था। पिता की मृत्यु के बाद सेठ मणिभद्र ने अनाथ चंपा को अपनी वासना पूर्ति का साधन बनाना चाहा था और चंपा के विरोध करने पर मणिभद्र ने उसे कैद कर लिया था। चंपा और बुद्धगुप्त जहाज से बंधी हुई नाव पर कैद थे। इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ही बांध कर रखा गया था। रात का समय था और आंधी आने की संभावना थी। ये दोनों कैदी एक दूसरे की बात तो सुन सकते थे मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। दोनों कैदियों में बातचीत होने लगी। चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि क्या तुम आजाद होना चाहते हो? आज आंधी आने की संभावना है और मेरे बंधन थोड़े ढीले हैं। इस नाव पर केवल 10 मल्लाह और सैनिक हैं। बुद्धगुप्त उसकी बात मान लेता है। चंपा अपने बंधन खोलकर बुद्धगुप्त के बंधन भी खोल देती है और ये दोनों कैदी खुशी से गले मिलते हैं।
बुद्धगुप्त को गले मिलने पर पता चलता है कि दूसरा कैदी एक युवती है। चंपा एक सोए पड़े नाविक की तलवार उठा लाती है और बुद्धगुप्त को दे देती है। अचानक ही आंधी चलने लगती है। सभी नाविक सावधान होने लगते हैं। भयानक अंधेरे में चांद तारे छुप जाते हैं और समुद्र में गर्जना होने लगती है। नाव लहरों में हिचकोले खाने लगती है। ऐसे में बुद्धगुप्त जहाज से बंधी रस्सी को काटकर नाव को मुक्त कर देता है। यहाँ कहानी का पहला खंड समाप्त होता है। कहानी के दूसरे खंड की शुरुआत अगली सुबह के दृश्य से होती है। नाविक देखते हैं कि जहाज समुद्र में कहीं गायब हो चुका है और दोनों कैदी आज़ाद हो गए हैं। नाव का प्रधान सैनिक, जिसे नायक कहा गया है, बुद्धगुप्त से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बंदी बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम जैसे समुद्री लुटेरे का सेवक बनकर नहीं जी सकता। बुद्धगुप्त उसे युद्ध के लिए ललकारता है और कहता है कि जो जीतेगा वही नाव का स्वामी होगा। इन दोनों में युद्ध शुरू होता है। बुद्धगुप्त ने अपनी तलवार को दांतों से पकड़ा और नायक का तलवार वाला हाथ पकड़कर जोर से हुंकार भरते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरा दिया। नायक ने हार मान ली और बुद्धगुप्त से प्राणों की भीख मांगते हुए जल के देवता वरुण देव की शपथ लेकर कहा कि मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा और विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे क्षमा कर दिया। बुद्धगुप्त की जीत पर चंपा प्रसन्न होती है। अब नायक के निर्देशों पर नाव आगे बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद नायक बताता है कि हम लोग बाली नामक द्वीप से बहुत दूर एक नए द्वीप के पास पहुंचने वाले हैं। हवा अगर हमारे अनुकूल चलती रही तो 2 दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। नायक पानी में डूबी हुई एक बड़ी चट्टान से नाविकों को सावधान रहने का निर्देश देता है और खुद भी सतर्क हो जाता है। यहाँ कहानी का दूसरा खंड समाप्त होता है। कहानी के तीसरे खंड में चंपा और बुद्धगुप्त की बातचीत है। बुद्धगुप्त के पूछने पर चंपा कहती है कि मैं चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। मेरा घर गंगा नदी के तट पर है। मेरे पिता मणिभद्र के यहाँ पहरेदार के रूप में कार्य करते थे। अपनी माता की मौत के बाद मैं भी पिता के साथ जहाज पर ही रहने लगी थी। जब तुमने जहाज पर हमला किया था तो मेरे पिता 7 लुटेरों को मारकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद मणिभद्र ने मुझे अपनी वासना पूर्ति का साधन बनाना चाहा था। मैंने उसे फटकारा तो उसने मुझे कैद कर लिया। बुद्धगुप्त कहता है कि मैं भी भारत के ताम्रलिप्ति नामक क्षेत्र का एक क्षत्रिय हूँ, लेकिन बदकिस्मती से समुद्री लुटेरा बनकर जीवन बिता रहा हूँ। चंपा कहती है कि मैं अब अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ रही हूँ। वो मुझे जिस ओर ले जाएगा मैं चली जाऊंगी। चंपा का आत्मविश्वास और उसकी सरलता देखकर बुद्धगुप्त के मन में उसके प्रति प्यार और आकर्षण जागने लगा। उसने पहली बार अपने कठोर दिल में कोमलता को अनुभव किया। इसी बीच ये लोग नए द्वीप पर पहुंच जाते हैं। बुद्धगुप्त कहता है कि आज से हम इस द्वीप को चंपा द्वीप कहेंगे। यहाँ तीसरा खंड समाप्त होता है। कहानी के चौथे खंड की घटनाएं 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद की घटनाएं हैं। अब समय बदल चुका है। बुद्धगुप्त ने एक व्यापारी के तौर पर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है और बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली है। अब उसे महानाविक कहा जाता है। शरद ऋतु की एक शाम थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। चंपा एक ऊंचे महल में बैठकर दीपक जला रही थी। उसने अभ्रक की बनी हुई पिटारी में दीपक जलाकर रखा और एक डोरी की सहायता से उसे ऊंचाई पर टांग दिया। इस दीपक को आकाश दीप कहा जाता था, क्योंकि इसे काफी ऊंचाई पर टांगा जाता था। चंपा रोज आकाश दीप टांगा करती थी ताकि समुद्र में भटके हुए नाविकों को उस दीप के द्वारा सही दिशा और सही रास्ते का संकेत मिल सके। चंपा के सामने विशाल समुद्र था और समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर बिखर रही थीं। दूर से मल्लाहों की बांसुरी की आवाजें आ रही थीं। चंपा ने एक युवती को पुकारा जिसका नाम जया था। ये चंपा द्वीप की रहने वाली आदिवासी युवती थी जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी।
चंपा ने उससे कहा कि बाहर जाकर पूछो कि महानाविक यानी बुद्धगुप्त अपनी यात्रा से कब तक वापस लौटेंगे। जया के जाने के बाद थोड़ी ही देर में बुद्धगुप्त का आगमन होता है। वो चंपा द्वारा आकाश दीप टांगे जाने पर व्यंग्य करता है और कहता है कि तुम किसको दीप जलाकर रास्ता दिखाना चाहती हो, क्या उसको जिसे तुम भगवान कहती हो? चंपा कहती है कि कभी कभी ईश्वर भी भटकते हैं और भूलवश बुद्धगुप्त जैसों को भी बहुत ऐश्वर्य दे देते हैं। बुद्धगुप्त कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे साथ तुम भी तो इस द्वीप की स्वामिनी हो। चंपा कहती है कि मुझे ये महल और ये संपत्ति किसी बंदी गृह जैसी लगती है। मुझे उन दिनों की यादें अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास केवल एक नाव थी और हम थोड़ा बहुत व्यापार करके खुश रहते थे। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और रात में विश्राम करते थे। बुद्धगुप्त कहता है कि अब तो हम उससे भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। मेरे लिए तुम मेरी सब कुछ हो। चंपा कहती है कि तुमने समुद्री लुटेरे के तौर पर जीवन जीना छोड़ दिया है, मगर तुम्हारा मन अब भी वैसा ही कठोर है। तुम मेरी आस्था और विश्वास की खिल्ली उड़ाते हो। मुझे याद है कि जब मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे तो मेरी माँ बांस की पिटारी में मिट्टी का दीपक रखकर उसे गंगा जी के तट पर बांस की सहायता से ऊंचाई पर टांग देती थी और मेरे पिता की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जब मेरे पिता लौटते थे तो मेरी माँ को धन्यवाद देते थे। मैं ये आकाश दीप अपनी माँ की याद में जलाती हूँ। इसी बीच चंपा को अपने पिता याद आते हैं और वो क्रोध में भरकर बुद्धगुप्त से कहती है कि तुम मेरे पिता की मृत्यु के कारण हो, मेरे सामने से हट जाओ। बुद्धगुप्त ने चंपा का ये रूप पहले नहीं देखा था। वो चंपा को आराम करने का परामर्श देकर चला जाता है, मगर चंपा मुट्ठियां भींचे बौखलाई सी घूमती रहती है। यहाँ चौथा खंड समाप्त होता है। पांचवें खंड की शुरुआत किसी संध्या के दृश्य से होती है। सूरज अस्त होने वाला है और ऐसे में चंपा अपनी सहेली जया के साथ एक छोटी नाव पर समुद्र में घूमने निकलती है। चंपा के मन में भावनाओं का संघर्ष चल रहा है। वो विचार करती है कि क्या उसे अपनी पीड़ा भीतर ही भीतर झेल लेनी चाहिए या जैसे लहरों के किनारे से टकराने पर समुद्र चिल्ला उठता है, उसे भी उसी प्रकार अपनी पीड़ा को चिल्लाकर व्यक्त करना चाहिए। चंपा सूरज को डूबते हुए देखती है और गहरी सांस छोड़कर मुंह फेर लेती है। इसी समय बुद्धगुप्त एक बजरे पर चढ़कर उनकी नाव के पास आता है और चंपा को सहारा देकर बजरे पर चढ़ा लेता है। बुद्धगुप्त कहता है कि इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। पास ही पानी में डूबी हुई चट्टान है, नाव उससे टकरा सकती है या उसके ऊपर फंस सकती है। चंपा कहती है कि पानी में कैद होना चार दीवारी में कैद होने से कहीं अच्छा है। बुद्धगुप्त कहता है कि तुम मेरे प्रति बहुत निष्ठुर हो, तुम मुझे आज्ञा देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाहो तो तलवार से अपना दिल निकालकर समुद्र में फेंक सकता हूँ। ये संध्या का समय था और वातावरण बहुत सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि आकाश मदिरा के रंग से रंग गया था और धीरे धीरे उसमें तारे भी चमकने लगे थे। चंपा ने भावुक होकर बुद्धगुप्त के हाथ पकड़ लिए और दोनों प्रेम से गले मिले। चंपा ने अपनी चोली से एक कटार निकाली और बुद्धगुप्त से कहा कि इस कटारी को समुद्र में फेंककर मैं अपने मन में जमी हुई बदले की भावना को समाप्त करती हूँ। ये कहकर वो कटार को समुद्र में फेंक देती है। बुद्धगुप्त पूछता है कि क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया है? चंपा कहती है कि मेरे दिल ने मुझे बार बार धोखा दिया। मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ और तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। ये कैसी विडंबना है कि मैं तुम्हें अपने पिता का हत्यारा मानकर भी तुमसे प्रेम करती हूँ। बुद्धगुप्त गहरी सांस लेकर कहता है कि मेरे जीवन की इस महान घड़ी की याद में मैं पास की पहाड़ी पर एक प्रकाश गृह या दीप स्तंभ बनवाऊंगा। शायद इससे मेरे जीवन की निराशा कुछ कम हो जाए। यहाँ पांचवा खंड समाप्त होता है। छठे खंड की घटनाएं बुद्धगुप्त द्वारा दीप स्तंभ के निर्माण के बाद की घटनाएं हैं। चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक पर्वत श्रृंखला थी जहां एक ऊंचे शिखर पर दीप स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने की खुशी में वहां चंपा द्वीप के मूल निवासियों ने एक समारोह आयोजित किया था।
चंपा फूलों से श्रृंगार करके पालकी में बैठकर सैनिकों और नाविकों की सुरक्षा में उस दीप स्तंभ के पास पहुंची। बुद्धगुप्त और चंपा ने दीप स्तंभ के भीतर पैर रखा ही था कि बांसुरी और ढोलक बजने लगे और आदिवासी लड़कियां फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से चंपा ने ये सब देखा और जया से पूछा कि तुम इतनी लड़कियों को कहाँ से इकट्ठा कर लाई हो। जया ने हंसकर कहा कि आज आपका विवाह होने वाला है। चंपा बुद्धगुप्त से पूछती है कि क्या ये सच है। बुद्धगुप्त कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच हो सकता है। चंपा उसे फटकारते हुए कहती है कि तुम मुझसे ये किस प्रकार का बदला ले रहे हो। बुद्धगुप्त कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था, उनकी मृत्यु मेरे किसी और साथी के हाथों हुई थी। चंपा कहती है कि मैं इस बात पर विश्वास कर सकती तो कितना अच्छा होता। बुद्धगुप्त गिड़गिड़ा कर कहता है कि हम लोग अपने देश भारत से कितनी दूर हैं और इन आदिवासियों के बीच देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची की तरह सम्मान पा रहे हैं। मैं अपने देश को याद तो करता हूँ मगर तुमसे प्रेम के कारण वहाँ नहीं जा पाता। मैं ईश्वर, पाप, दया, परलोक जैसी बातों को नहीं समझ सकता मगर मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है। तुमसे मिलने के बाद मेरे जीवन में बहुत आशाएं जगी और तुम्हारे साथ शांति से जीवन जीने की इच्छा होने लगी मगर तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा। अगर तुम चाहो तो हम लोग आज विवाह कर लें और कल भारत की ओर प्रस्थान करें। चंपा कहती है कि मेरे लिए हर जगह की मिट्टी, पानी और हवा एक जैसी है। मन में कोई इच्छा बाकी नहीं है। तुम अपने देश लौट जाओ और मुझे इन भोले भाले प्राणियों की सेवा करने के लिए छोड़ दो। मैं इस दीप स्तंभ पर दीपक जलाती रहूंगी और खुद भी दीपक की तरह तिल तिल जलती रहूंगी। मैं खुद को इस द्वीप के मासूम प्राणियों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। यहाँ पर छठा खंड समाप्त होता है। कहानी के 7वें और अंतिम खंड में हम पढ़ते हैं कि एक दिन सुबह सुबह चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा कि एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा चंपा द्वीप का किनारा छोड़कर पश्चिमोत्तर दिशा में भारत की ओर तैर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंपा समझ गई कि बुद्धगुप्त और उसके साथी अपने जहाज़ों, अपनी नावों और अपनी सारी संपत्ति लेकर चंपा द्वीप छोड़कर भारत जा रहे हैं। चंपा बुद्धगुप्त के जाने के बाद जीवन भर दीप स्तंभ में दीपक जलाती रही और चंपा की मृत्यु के बाद भी उसके गुणों के कारण उस द्वीप के निवासी उसे किसी देवी की तरह याद करते और पूजते रहे। समय के साथ चंपा की याद उन आदिवासियों के मन से भी मिट गई क्योंकि बीतता हुआ समय धीरे धीरे सब कुछ धुंधला कर देता है या मिटा देता है।